वेलकम टू एट जस्ट बेस्ट IAS अकेडमी। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। हम जानते हैं कि हिस्ट्री 3 टाइप की होती है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, कि पीछे जो प्राचीन समय में लोग किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या उनका जीवन यापन था, ठीक है। और सबसे स्पेशली कि हाउ टू रिलेट टू ह्यूमन, कि भाई आज का जो दौर है वो पीछे से अपने आप को किस तरीके से रिलेट करता है, कि या हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, इकोनॉमिक, ये किस तरीके से चेंज होता आ रहा है। ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को 6 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मिलिट्री एंड लास्ट वन एनवायरमेंटल। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर फोकस ऑन किंग वॉर्स, जो राजा हैं उनके जो वॉर्स थे, बैटल्स थे, उनके ऊपर फोकस किया गया है। इकोनॉमिक के अंदर वहाँ का ट्रेड कैसा था, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, तो इस इंडस्ट्रीज क्या है और मनी सिस्टम क्या था, उस पर डिस्कस किया गया था। सोशल जैसे स्टडीज द लिव ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जैसे आम लोगों का जीवन यापन, कि किस तरीके के रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, उनका क्या ट्रेडिशन था, सोशल में ये डिस्कस किया गया है। देन आता है आपका कल्चर में उनका आर्ट ऑफ लिविंग, लैंग्वेज, उनका रिलीजन किस तरीके से, या वो क्या उनके लिटरेचर होते हैं। मिलिट्री में सेम वैसे ही कि वो वॉर्स के अंदर किस तरीके के वेपन उन्होंने यूज किए गए हैं। अगर एनवायरमेंटल की बात करें, एनवायरमेंट में उन्होंने कि भाई सोसाइटी जो है वो एनवायरमेंट से किस तरीके से रिलेट करती है। अभी हम कुछ हिस्टोरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने एंशिएंट इंडिया को हमें समझाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सबसे पहले वर्ड जो हमारा जो हिस्ट्री का वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया वर्ड का यूज सबसे पहले जो फिलोसफर था, हिस्टोरियन था, हेरोडोटस ने इसका यूज किया था। इसका मीनिंग होता है, हिस्ट्री का मीनिंग होता है रिसर्च, इंक्वायरी या किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उसने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरियन बुक के अंदर हेरोडोटस ने ग्रीको पर्शियन वॉर के बारे में डिस्कस किया है। तो हेरोडोटस का बोर्न जो है हेलिकार्नेस, जो आपका मॉडर्न डे टर्की पड़ता है, वहां पे हुआ था। इसको फादर ऑफ द हिस्ट्री का जो टाइटल दिया था बाय द रोमन एम्पायर सिसोरो ने। लगभग 9 बुक्स का अकाउंट इसके पास है, जिसके अंदर इसने ग्रेशो पर्शियन वॉर हो गया और द राइज ऑफ द पर्शियन वॉर के बारे में डिस्कस किया है। अगला आपका जो फिलोसफर है वो आता है आपका लियोपोल्ड बोन रानके। लियोपोल्ड बोन रानके एक जर्मन हिस्टोरियंस फिलोसफर है। इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला गया है। इसका बोर्न जो हुआ था वाई जर्मनी के अंदर ये पैदा हुआ था। ये मैंने आपको इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसका एक फेमस कोट है जिसमें लिखा है Y.S. English gives me। इसका मतलब ये होता है कि एज इट एक्चुअली हैपेंड। उसका मोटो हमेशा यही था, हिस्ट्री को इस तरीके से समझाना कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इसीलिए उसने अपनी रिसर्च के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड को ऐड किया है।
उसमें, और सबसे ज्यादा उसने पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर या डिप्लोमेसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है कि इंटरनेशनल रिलेशन उस टाइम पे किस तरीके के थे, या फिर अगर ग्रेट लीडर लाइक मोनार्की, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के पॉप्स, ये सब इसने लियोपोल्ड वॉन वार्नके ने अपनी रिसर्च के अंदर डाला है। अगला हमारा हिस्टोरियन आता है हीगल। हीगल का पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। ये भी काफी फेमस हिस्टोरियन रहा है और इसकी फिलोसफी जो है डीपली हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारा पॉलिटिक्स, लॉजिक और हिस्ट्री को। और इसका जो बोर्न है वो स्टटगर्ट जर्मनी में हुआ था और इसने एंशिएंट चाइना और इंडिया के बारे में जो उनका अर्ली स्टेज ऑफ कल्चर था वो अपनी रिसर्च के अंदर डाला है और मॉडर्न यूरोप के बारे में अपनी रिसर्च में बताया है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो हीगल है वो अपने डायलेक्टिकल मेथड्स के लिए फेमस है। उसने 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका आता है थीसिस, दूसरा है एंटीथीसिस, तीसरा है सिंथेसिस। जिसमें थीसिस के अंदर बताया है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग आइडिया और सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, अ किंग रूल्स द कंट्री, मोनार्की, कि जब एक राजा पूरे देश के ऊपर रूल करता है। दूसरा आता है आपका एंटीथीसिस, ऑपोजिट द कम चैलेंजेस, के थीसिस के अंदर आपको जो भी चैलेंजेस देखने को मिले उसके अपोजिट एंटीथीसिस। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस होता है ओल्ड एंड न्यू मिक्सचर्स, दोनों का मिक्सचर्स हो गया कि इट सोल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो सिंथेसिस होता है आपको, ये झगड़े को निपटारा करने के लिए होता है। फैमिली एग्जांपल देती हूँ इसको अच्छे से समझने के लिए। फैमिली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल थीसिस में जैसे पेरेंट्स जो है रूल बनाते हैं सभी के लिए कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं, लेकिन एंटीथीसिस में क्या होता है कि जो किड्स हैं वो बोलेंगे कि वी वांट फ्रीडम, और वो कहेंगे नो कि हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। देन सिंथेसिस में क्या होगा, फिर फैमिली इकट्ठा, जो फैमिली मीटिंग होगी तो वो दोनों मिलके क्या है कि एक रूल को सेट करेंगे कि हमें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। ऑन द बेस्ड ऑफ दिस थ्योरी हीगल ने क्या कहा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। उसका ऐसा मानना है कि जो हिस्ट्री है, लोग हैं जो अपनी पास्ट मिस्टेक को दोबारा रिपीट करते हैं, वो हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं। बाद में जो जर्मन इकोनॉमिक्स और फिलोसफर जो कार्ल मार्क्स था, उसने इस लाइन को एक्सटेंड किया है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। कार्ल मार्क्स ने ऐसा बिलीव करता है कि जो हिस्ट्री है, जो बिग इवेंट है, वो फिर से होंगे लेकिन सेम तरीके से नहीं होंगे। तो उसने 2 कंसेप्ट आपको दिए हैं। कार्ल मार्क्स ने 2 तरीके से अपनी थ्योरी को समझाया है। सबसे पहले द फर्स्ट टाइम, रियल एंड सीरियस। इसका मीनिंग है कि इट्स ट्रू पावरफुल इवेंट होता है रियल, एंड दैट मीन्स कि अगर कोई लोग लड़ रहे हैं, किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स वो रियल में ही चेंज लाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये ट्रेजिक हो सकता है, इट कैन बी ट्रेजिक बट इट्स इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल लाइक नेपोलियन जो बोनपार्टे थे, जिसने रेवोल्यूशंस के बाद एक पूरा अपना कंट्रोल ले लिया, वो एक सीरियस मोमेंट था हमारे हिस्ट्री में। सेकंड आता है आपका द सेकंड टाइम, सिली एंड फेक। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि जब सेकंड टाइम जो कुछ चीजें रिपीट होती हैं तो वो एक तरीके से बेवकूफ होते हैं। कि कुछ लोग क्या है कि उसको इवेंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट वो सेम तरीके से नहीं हो पाता है। इट फील्स लाइक ए जोक, एक वो मजाक लगता है। लोग मतलब इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन वो रियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनपार्टे का जो नेफ्यू था, उसने उसको कॉपी करने की कोशिश की थी, बट मार्क्स को वो रिडिकुलस लगा क्योंकि उसने एक एक्टिंग वहां पे प्ले की है, वो कुछ भी रियल नहीं लग रहा था। एंड नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार। E.H. कार का पूरा नाम है एडवर्ड हेलेट कार।
इंग्लैंड में 1892 में बॉर्न हुआ और इसकी फेमस बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो हिस्ट्री है वो बंच ऑफ ट्रू फैक्ट्स है, जिसके अंदर आपका डेट्स आ गया, आपका बैटल्स आ गया, आपका किंग्स आ गया, कि भाई सारी चीजों को मिलके हमारी हिस्ट्री जो है एक तैयार होती है। बट अकॉर्डिंग टू कार बोलते हैं कि फैक्ट्स जो हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो हमें उनका मीनिंग देंगे, तो उसने एक फॉर्मूला दिया है, हिस्ट्री इज इक्वल टू फैक्ट्स इनटू मीनिंग गिवन बाय हिस्टोरियन, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कई लोगों की डेथ हो गई, ये एक फैक्ट है, लेकिन वॉर क्यों हुआ ये एक दैट्स द मैटर्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो अपनी अलग अलग स्टोरीज को लिखने का उनका अलग अलग तरीका है, इसलिए कार ऐसा मानता है कि आप फैक्ट के बिना और ओपिनियन के बिना अकेली हिस्ट्री आप नहीं तैयार कर सकते। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ये इंडियन सिविलाइजेशंस की रूट्स को एक्सप्लेन करती है कि भाई किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है या थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमने किस तरीके से ग्रो किया है, कि लोग वहाँ पे किस तरीके से रहते थे, क्या कुछ उन्होंने फॉलो किया है। भारत के जो अर्लीस्ट कल्चर्स के बारे में हमें बताती है और किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर, अपना इंडस्ट्री और जो अपनी लाइफ को सिक्योर बनाया। हमें यहीं से आइडिया मिलता है कि किस प्रकार जो प्राचीन समय में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए और अपने ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरीके से अरेंजमेंट किया, और उन्होंने फार्मिंग को किस तरीके से अडॉप्ट किया, जो स्पिनिंग है, वीविंग है और मेटल वर्किंग में भी उन्होंने अपना किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिखाया। एंड हाउ दे क्लियर द फॉरेस्ट, मतलब किस तरीके से उन्होंने जंगलों को सफाई करके वहां पे बड़े बड़े गांव जो है, शहर है और लार्ज किंगडम को एस्टैब्लिश किया। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग जो आप भारत के अंदर अभी देखने को मिलते हैं कि कितनी सारी लैंग्वेज जो है हम जो आज के टाइम में बोल पा रहे हैं और कितनी सारी जो चीजें हमें लिखने को मिली हैं, ये सारा जो है आपका एंशिएंट स्क्रिप्ट से लिया गया है। वहीं से जो स्टार्ट हुई लैंग्वेज आज इतनी प्रचलित हो गई है कि आप देख सकते हो कि हमारे भारत देश के अंदर कितनी सारी भाषाएं हैं बोली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा एंशिएंट इंडिया कोई एक किंगडम नहीं है, बट मैनी टाइप्स ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेज एंड कल्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे हमारा एक राष्ट्र जो इतने सारी डाइवर्सिटी के साथ एक हेरिटेज को संभाला हुआ है, कितने सारे धर्मों को संभाला हुआ है, मैनी रेसेस और ट्राइब्स जो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हैं, जो इंटरकनेक्ट होके रहते हैं, जिसमें प्री आर्यन, इंडो आर्यन, ग्रीक, हुनास, टर्क्स और अदर्स जो है इनको मेड इंडिया देयर होम, इनका घर माना जाता है। हर जो एथनिक ग्रुप जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, इनका हमारे भारतीय सोशल सिस्टम्स को डेवलप करने में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके आर्किटेक्चर को इन्होंने बढ़ावा दिया, लैंग्वेज को लेके आए एंड लिटरेचर्स को इन्होंने अच्छा बढ़ावा दिया। अगर रिमार्केबल फीचर्स की बात करूं तो इनकी खास विशेषता जो एंशिएंट इंडिया कल्चर्स की मानी जाती है, ये नॉर्थ एंड साउथ कल्चर्स एंड ईस्ट टू वेस्ट कल्चर्स को कनेक्ट करता है। आर्यंस जो है, आर्यंस के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वैदिक एंड पुरानी कल्चर्स है जो आपका नॉर्थ साइड से, प्री आर्यंस और द्रविडियन है जो आपका तमिल कल्चर्स ऑफ साउथ देखा जाता है। वैदिक टेक्स्ट जो एस्क्राइब किया गया था आपका 1500 से 500 BC के अंदर, ये मैंने इसलिए आप मेंशन किया है क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस में कई बार आपको मिल जाएगा। तो ये क्या देखता है कि मैनी मुंडास,
मुंडास, द्रविड़न और दूसरी जो सांस्कृतिक टर्म्स को इन्होंने मेंशन किया है। इससे क्या है कि ये क्या इंडिकेट करता है कि हमें आइडियाज इंस्टीट्यूशन जो गंगेटिक प्लेन के अंदर जो डेवलप किए गए हैं या अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट जो अपीयर होते हैं, जो दिखाए जाते हैं, इनको बोला जाता है संगम लिटरेचर। ईस्टर्न रीजन हैबिटेंट माना जाता है प्री आर्यंस का, जिसमें इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। और मुंडा और कलारियन लैंग्वेज जो वहाँ के लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वहाँ पे कॉटन का यूज, नेविगेशन, डिगिंग, स्टिक्स आपको देखने को मिलती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो जगह है, वहाँ पे मुंडा पॉकेट्स उसको बोला जाता है। मुंडा पॉकेट्स का मतलब होता है कि जो मुंडा स्पोकन जो लोग होते हैं, आपको थोड़े थोड़े एरियाज के अंदर देखने को मिलेंगे। इंडिया जो है एंशिएंट टाइम से ही बहुत सारे धर्मों की लैंड रही है, जैसे बर्थ प्लेस माना जाता है हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म और लेटर आपका ऐड होता है सिखिज्म। बट ऑल दिस कल्चर्स एंड रिलीजन्स इंटरमिंगल्स एंड इंटरेक्टेड, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंडिया जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज को प्रैक्टिस में लाते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट सोशल कस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन दे फॉलो कॉमन स्टाइल्स ऑफ लाइफ। एडवांस नॉलेज इन साइंस एंड मैथ, एंशिएंट इंडिया का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है हमारी साइंस एंड मैथ्स के अंदर। जीरो एंड डेसिमल्स जो सिस्टम्स हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। आइडियाज ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो हॉरोस्कोप का यूज किया जाता है, वो भी आइडियाज वहीं से लिया गया है। ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल है, स्क्वायर है, जैसे जब पंडित हवन कुंड करते हैं, उसके अंदर जो वो बनाया जाता है, शेप बनाई जाती है ट्राइंगल में, स्क्वायर में या फिर सर्कल में, वो ज्योमेट्री का जो आइडियाज है वो वहीं से लिया गया है। आयुर्वेदा एंड अर्ली सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सुश्रुता शास्त्र के अंदर मेंशंस है। एंड पाणिनि ग्रामर, पाणिनि ग्रामर फॉर संस्कृत जो मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज मानी जाती है आपकी। नेक्स्ट आपका रिच आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक जैसे टेम्पल, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, जैसे आपकी अजंता, एलोरा एंड खजुराहो की पेंटिंग्स में भी आपको देखने को मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एपिक रामायण एंड महाभारत, नॉट ए जस्ट ए स्टोरी बट ये कल्चर्स को गाइड करती है। एंशिएंट इंडिया का जो म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, ये पूरा आपका एंशिएंट इंडिया पे बेस्ड है। और आज जो इंडियन आर्ट्स जो हमारा आधारित है, ये सब वहीं से चलता आ रहा है। नेक्स्ट है अर्ली जो पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस है, जो मौर्य एम्पायर जो अशोक के टाइम पे, या गुप्ता एम्पायर, उन्होंने काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई है एंशिएंट टेक्स्ट में, इसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का के बारे में डिस्कस किया गया है। एंशिएंट रिपब्लिक लाइक वैशाली जो आपको अर्ली फेमस डेमोक्रेसी को दिखाती है। नेक्स्ट कल्चर्स इम्पैक्ट अक्रॉस एशिया, कि पूरे कल्चर्स का जो है हमारे एशिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इंडियन जो है, इंडियन कल्चर्स किस तरीके से स्प्रेड हुआ, ट्रेड के जरिए, ट्रैवल के जरिए या फिर रिलीजियस वे। लाइक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड आ गया, या सेंट्रल एशिया है, चाइना एंड जापान है, यहाँ पे ट्रेड के जरिए आपका जो है कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुआ। चाइना एंड जापान के अंदर बुद्धिज्म थ्रू सबसे पहले बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हुआ वहीं पे हुआ था। फॉर एग्जांपल जो ग्रेट बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी है नालंदा एंड तक्षशिला, वो काफी स्टूडेंट्स को अलग अलग कंट्री से अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट एंशिएंट ट्रेड और इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो इंडिया को जो एक ग्लोबल ट्रेड माना जाता है था, जहाँ पे एक हाई क्वालिटी में स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, गोल्ड हो गए और जेम्स हो गए। तो इंडिया जो मर्चेंट ट्रेडेड है वो रोम, इजिप्ट वाया आपके सी के रास्ते से, सेंट्रल एशिया आपका वाया सिल्क रोड। कॉइन्स जो रोमन एंड कुशान एम्पायर से जो आपको मिले हैं, तो वो ये प्रूव करते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी आपकी इकोनॉमी जो है काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। और सेंटर्स ऑफ लर्निंग एजुकेशन के बारे में बात करें, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटीज है और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज है। नालंदा में चाइना, कोरिया, मैनी अदर कंट्रीज से जो है स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होती हैं। नॉट ओनली रिलीजियस यूनिवर्सिटी बट यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी और हाईली एडवांस भी पाए जाते हैं।
अगर इको फ्रेंडली लिविंग एंड नेचर रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एंशियंट्स के जो लोग हैं वो एनवायरनमेंट से काफी कनेक्टेड थे। ट्रीज, रेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स उनके लिए काफी सेक्रेड थी, वो काफी पूजनीय थी उनके लिए। वेदास उपनिषद के अंदर जो मंत्र हैं उनका जो वो उच्चारण करते हैं, ये सन के लिए, विंड के लिए, रेन के लिए, ये मैंने इसलिए एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया है क्योंकि ड्यूरिंग क्लाइमेट क्राइसिस डिस्कशंस हमारा चलता रहता है, तो इसलिए एनवायरनमेंट से रिलेट करना बहुत जरूरी है। लर्निंग फ्रॉम पास्ट, अभी ये कि हम अपनी पास्ट से क्या सीखते हैं, क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम ये देखते हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से रोज होगी और किस तरीके से फैल होगी, और किस तरीके से इंडिया ने काफी इन्वेजन को फेस करते हुए अपने कल्चर्स को ऑब्जर्व किया और किस तरीके से सरवाइव किया, या फिर किस तरीके का एम्पायर स्ट्रॉन्ग होता है और किस तरीके का वीक होता है। तो कई कारण हैं कि भाई हमारा जो एंशिएंट इंडिया है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वेदांता जो नॉन ड्युअलिटी आपको सिखाता है, समख्या जो ड्युअलिटी की परिभाषा देता है, योगा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो आपको नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का जो जिसने पाठ पढ़ाया है, एंड वुमेन रोल। अगर वुमेन रोल की बात करें एंशिएंट इंडिया में तो अर्ली वैदिक टाइम्स के अंदर वुमेन्स को काफी फ्रीडम था स्टडी के लिए और डिबेट के लिए। स्कॉलर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल गार्गी और जो मैत्रेयी हैं, दोनों काफी अच्छे स्कॉलर रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी डाउट नहीं है कि जो हमारा इंडिया का जो ओल्ड कल्चर्स है वो उसने हमारी प्रोग्रेस में, यानी जो आज की फील्ड में भी काफी हमारा योगदान दे रहा है और पीछे से भी काफी कंट्रीब्यूट करता आया है। इनफैक्ट अगर देखें तो मॉडर्न साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के भी अंदर हम भले ही हम एडवांस तरीके से चल रहे हैं, बट वी कांट इग्नोर पास्ट फैक्ट। हम पिछली चीजों को नहीं भूल सकते। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।